ओपीडी की, जिसके जरिए जो लोग इस कोरोना काल में परेशान हैं, हलकान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से राहत मिले, वो हमारे इस चैनल पर आए। अब इस नंबर को टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार फ्लैश हो रहा है, उस नंबर को मिलाएं और वरिष्ठ डॉक्टरों से वो अनमोल बेशकीमती सलाह पाएं जो आज आपके लिए जरूरी है। कोरोना काल का बुरा वक्त खत्म होने की बजाय और ज्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। दिन ब दिन हालात और बदतर होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड और वेंटिलेटर की कमी और प्रशासन की नाकामी हालात को बद से बदतर बना रही है। 24 घंटे में देश में 3,68,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले हालांकि राहत भरी खबर है, लेकिन अपने आप में यह आंकड़ा बढ़ा है और साथ ही मौतों का आंकड़ा करीब 3,500 का औसतन बना हुआ है, जो डरा रहा है। इसमें भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज मौतों की ही गिनती की जा रही है। घरों में, ग्रामीण इलाकों में और भी कई अन्य कारणों से दर्ज न हो सकी मौतों का आंकड़ा इसमें जोड़ दिया जाए तो स्थिति भयावह हो जाती है। शमशान और कब्रिस्तानों के हालात फेल हो चुके सिस्टम की गवाही दे रहे हैं। आम आदमी सिस्टम की नाकामी से परेशान है, उसे इलाज तो दूर अपनी बीमारी के लिए भी सही सलाह मयसर नहीं है। लिहाजा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों के लिए कोविड ओपीडी चला रहा है, जहां देश विदेश के जाने माने डॉक्टर हमारे दर्शकों के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। इंडिया न्यूज इसमें एक और मुहिम शुरू करने जा रहा है, जिसमें अस्पतालों की धांधली के खिलाफ भी लोग शिकायत कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानियों का हल उन तक पहुंचे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले हम इस वक्त की बड़ी खबर अब आपके सामने बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए। नीट पीजी परीक्षा 4 महीने के लिए टाल दी गई है। 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले लोगों को अब सम्मानित किया जाएगा। मेडिकल छात्र कोरोना ड्यूटी में लगाए जाएंगे। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र कोविड ड्यूटी में लगाए जाएंगे। रेमडेसिविर ऑक्सीजन उपकरण पर जीएसटी हटा दी गई है। सरकारी नौकरी में 100 दिन की ड्यूटी करने वालों को तरजीह मिलेगी, यानी जो लोग सरकारी नौकरी की परीक्षाएं देना चाहते हैं और वो कोविड में 100 दिन की ड्यूटी करते हैं, उनको तरजीह आगे चलकर दी जाएगी। तो कई एक उपाय किए जा रहे हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि तमाम चीजें सरकार लाने की कोशिश में कई कदम उठा रही है। और इसी के साथ बड़ी खबर यह भी कि कोरोना की सुनामी इस वक्त चल रही है। 24 घंटे में 3 और अब आपके सामने हम 6 तस्वीरों से कोरोना काल में क्या स्थिति है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है पूरे देश में। कोरोना की सुनामी आई हुई है। 24 घंटे में 3,68,000 केस सामने आए। 24 घंटों में 3,417 मौत की भी खबर रही। दिल्ली में 18+ को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अब हरियाणा लॉक कर दिया गया है। हरियाणा अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉक। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि ऑक्सीजन संकट का क्या हुआ, जो अब भी बरकरार बना हुआ है। हालांकि इस बीच में दिल्ली के कैंट स्टेशन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज ही पहुंचने वाली है, जिसके जरिए दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई जो जरूरी है वो सुचारू की जा सकेगी। तो ये तमाम चीजें इन खिड़कियों के जरिए, मेरे आसपास तमाम तस्वीरों के जरिए आप कोरोना के हालात को लेकर जान रहे हैं। के आंकड़े थोड़े से कम हुए हैं। जो 4 लाख थे वो अब 3,60,000 के आसपास आ रहे हैं, पर ये भी अभी बहुत कम नहीं है। हमें अभी बहुत बचाव करना है। पर अगर हम सोचें कि ये कम क्यों हुए, तो उसका मेजर रीजन है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन ने क्या किया कि हम लोग अपने घर में रहे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने घोंसले में रहें। घोंसले में रहेंगे तो ही हमारा हौसला रहेगा। तो इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम संक्रमण से बचें। और संक्रमण से बचने का एक ही रास्ता है कि हम ऐसे जो लोग जिनको संक्रमण हो चुका है उनसे दूर रहें। उनसे दूर रहने के कुछ एक तरीके हैं। एक, हम अपने घर में रहें, बाहर ना निकले। दूसरी चीज, अगर हमें बाहर बहुत ही ज्यादा जरूरी है निकलना, तो हम अपना मास्क डालकर निकले। हम ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ना रहें। और ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें नहीं हो सकता। इस वक्त ये वाली लहर बहुत ही खराब है, किसी को भी हो रही है। तो मास्क प्रॉपरली डालिए। हो सकता है तो 2 मास्क डालिए और बाहर वाला मास्क निकालकर फेंक दीजिए जब घर पे आते हैं। मास्क डालने का नियम ये है कि सारी चीजें बंद होनी चाहिए,
हवा सिर्फ मास्क के थ्रू ही आना चाहिए। तीसरा, घर के अंदर कोई सामान आता है तो उसको अच्छी तरह सैनिटाइज करके फिर यूज करें। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप संक्रमण से बच सकते हैं। देश के अंदर कयामत बरपा है, हर रोज केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। सारा विपक्ष, सारे लोग कहते कहते थक गए हैं। सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। शमशान घाट में क्यों लग रहा है? सरकार को चाहिए कि फौरन लॉकडाउन लगाए। और इस वक्त कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से यहां पर 24 मरीजों की मौत की खबर है। बड़ी दुखद खबर। चामराज जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत की खबर है। अस्पताल में भर्ती करीब 144 मरीज थे। सीएमबीएस येदियुरप्पा ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वो 24 जाने जो कि यहां पर भर्ती थी, उनको कौन ले गया और उसके पीछे की वजह क्या है, वो खड़े करती हैं लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर। और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था किसी एक जगह के लिए नहीं, ये करीब करीब पूरे देश में ही एक जैसे ही हालात दिखाई पड़ रहे हैं। चामराज जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई। खबर यह कि ऑक्सीजन उन तक समय पर नहीं पहुंच पाई। केवल चामराज की बात नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। तो दूसरी जगह क्या हाल होगा, वो इन तस्वीरों से, इन तमाम जानकारी से पता चल पा रहा है। चामराज जिला अस्पताल कर्नाटक, जहां पर 24 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर है। और सवाल खड़े करती है वो लोग जो इलाज कराने गए थे, वो लोग जिन्हें यकीन था कि उनके लिए तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं मैसर होंगी और उन्हें मिलेंगी जरूर, लेकिन हालात कुछ इस तरीके से करवट लिए कि सब तैयारियों की पोल अच्छी तरीके से खुली है और ये पता चल गया है कि सेहत के मामले में देश इस वक्त कहां पर है। हम केवल आग लगने पर आग बुझाने की ही कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। उससे ज्यादा हमारी स्थिति इस पूरी महामारी के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान कुछ और नहीं दिखाई देती। ये 24 मरीज 144 मरीजों के उस नंबर का एक हिस्सा थे जिनका इलाज कोरोना के चलते यहाँ चल रहा था। और इनमें से 120 मरीज अब बचे हैं जो कि वहां इलाज करवा रहे हैं। 24 मरीजों की दुखद मौत हो गई। और अभी सीधे चलते हैं, स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं कोरोना के हालात को लेकर। चलिए सीधे चलते हैं। नांदेड़, नंदुरबार, थाने और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम पा रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केसेस में कुछ एक कमी नोट की गई है। यहां हम फिर आप सबसे मनवी करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि जो भी ये हमें गेन्स दिख रहे हैं इनको हम प्रिजर्व करें, इन पर कार्य चलता रहे। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स उसी मोमेंटम, उसी गति से चलते रहें। नहीं तो ऐसा ना हो कि जो भी हमें ये अर्ली साइंस ऑफ गेन दिख रहे हैं हम इनको फिर से लूज कर दें। वैक्सीन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैक्सीन कवरेज अब तक हम 12.07 करोड़ अबव 45 ईयर्स कवर कर चुके हैं। 1.57 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.06 करोड़ पीपल आर ऑलरेडी कवर्ड। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था, जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे। आज हमारे सामने एक और पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो पाते हैं कि अगर आप देखें तो शुरू में 20 अप्रैल के समय पर जब हमारी 1,54,000 रिकवरीज थी और हमारे 2,59,000 के करीब डेली नए केसेस आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि डेली नई रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे। रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज़्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ावी न्यू केसेस। 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है।
ये अर्ली गेन्स हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की जरूरत है। इसी संबंध में सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की जरूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहां पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास हैं, वहां पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नजदीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट्स जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर कि पीएसए नाइट्रोजन प्लांट्स हैं और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हम इनके आसपास टेम्परेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं या इनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर कि एक हॉस्पिटल है, और नहीं तो जहां पर भी ये हैं उनको ऑक्सीजन को टैंकर्स के द्वारा हम एसोसिएटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं। लव अग्रवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ कर रहे थे कि रिकवरी रेट बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में जो तमाम उपाय उठाए गए हैं उनके चलते एक बार फिर से हम ट्रैक पर लौटते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस चेन, इन तमाम तरीकों को तोड़ने की जो कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनिल बंसल इस वक्त जुड़ गए हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA। मेरे साथ प्रोफेसर MK व्यास साहब जुड़ गए हैं, एम्स आयुर्वेदा डीन यहाँ के हैं, और डॉक्टर राखी बिष्ट भी मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती हैं। अस्पतालों में जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, वो किसी भी तरीके से हो रही हो, जो इलाज कराने वहां जा रहा है उसे अपने इलाज कराए जाने का हक है। क्या वो कदम उठाए अगर ऐसी कोई परेशानी सामने आती है? लेकिन मैं अपने दर्शकों को साफ बताना चाहूंगा, 01161362114, जी हाँ 01161362114, बेहिचक ये फोन मिलाएं। ये 3 वरिष्ठ डॉक्टर्स आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ये जो सलाह आपको देंगे ये सलाह आपके काम की होगी। आप बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का पालन भी करेंगे और आप सही सलाह के नजदीक भी रहेंगे। शुरुआत डॉक्टर अनिल बंसल आपसे ही कर लेता हूं मैं। 3,68,000 के करीब मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। 3,500 के करीब लोग इस दुनिया में नहीं रहे इस कोरोना के चलते, इस पैंडेमिक के चलते, लेकिन हालत यह है कि अब बचने के तरीकों पर भी बात होनी शुरू हो गई है कि किस किस तरह के तरीके अपनाए जाए। कभी कहा जा रहा है कि अब 2 लेयर का मास्क पहने, एक सजेशन तो यहां तक आया है कि अब ट्रिपल लेयर मास्क पहनना शुरू कर दें। क्या वायरस जिस तरीके से खुद को बदलता चला जा रहा है, अब इससे बचने के तरीके भी बदल गए हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक हमारी आवाज एक बार फिर से ठीक करके पहुंचा दी जाए। मैं इस बीच डॉक्टर MK व्यास साहब के पास चला जाता हूं। प्रोफेसर MK व्यास साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर MK व्यास, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो 3,68,000 कुल मामले एक दिन में, 3,500 के करीब मौत, बचने के तरीके भी बदले हैं क्या? जिस तरीके से मास्क को डबल लेयर, ट्रिपल लेयर की बात कही जा रही है।
प्रोफेसर एम के व्यास, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए मैं राखी बिष्ट जी से अब बात कर लेता हूं, क्योंकि राखी बिष्ट जी मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ी हुई है। डॉक्टर राखी बिष्ट, कई जगह बहुत समस्याएं आ रही हैं और मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स पर पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, क्योंकि जब चीजें कम हो जाती हैं, उपलब्धता कम होती है, तो मरीजों और तीमारदारों और तमाम चीजों के बीच में एक टसल शुरू हो जाती है। जिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, अस्पताल जहां पर नहीं दे पा रहे, वहां पर क्या कर सकते हैं ये मरीज, और जहां पर कई एक मामलों में अस्पतालों पे शिकंजा कसा गया है इस महामारी के दौरान, जहां कुछ एक अस्पतालों ने मैल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ये सरकार की विफलता के रूप में सामने आया है। पहली बात मैं आप सबको ये बताऊंगी कि पिछले साल तैयारियां कम थी लेकिन लॉस कम हुआ था, और पिछले साल से अब तक सरकार ने कोई भी तैयारी क्यों नहीं की? जब ये आंकड़े बढ़ रहे थे तो तभी क्यों नहीं एक ठोस कदम उठाया गया, लॉकडाउन किया गया जैसे पिछले साल हुआ था। 5 अप्रैल को 5000 केसेस थे, वहीं पर सतर्क हो जाना चाहिए था कि हाँ शायद सुनामी आ जाएगी, क्योंकि ये मल्टीपल तरीके से फैलता है। दूसरी बात, अस्पतालों में जितने भी लोग बाहर खड़े हैं ये आम जनता है, वहां जगह नहीं है। वहां पर कारण क्या है कि कालाबाजारी, जमाखोरी। जब बेड रिजर्व किए जाएंगे तो जनता आम कहाँ जाएगी? आपने किसी नेता का या किसी बड़े वीआईपी का देखा है कि कोई बाहर मरीज इंतजार कर रहा है? तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं जो हम स्वयं कर रहे हैं। मैं सरकार को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। मैं आम जनता को, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, इस वक्त भी सिलेंडर की जमाखोरी और ये सब चीजें जो कर रहे हैं, और मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं कि हम लोग इतने कठिन समय पर हैं। ये सुनामी कहा जा रहा है इसको, इसके बावजूद भी मानवता जाग नहीं रही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी मानवता की ओर ठोस कदम उठाएं, और माना कि ऑक्सीजन सरकार का काम है उपलब्ध कराना, माना कि दवाइयां भी सरकार का काम है उपलब्ध कराना, तो क्या प्लाज्मा भी सरकार दिलवाएगी? यदि ठीक होने वालों का प्रतिशत 96-98% है तो वो लोग प्लाज्मा डोनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है जनता से। और सरकार की विफलता की तो ये कहानी है कि अब दोनों ही सरकारों को, चाहे दिल्ली की सरकार हो और चाहे भारत सरकार हो, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। खैर आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, और शायद नजर की शर्म या नजरों में ये बात आनी चाहिए उन व्यवस्था संभालने वालों को, जो कि आज इस स्थिति को यहाँ पर पनपने दिया गया और इस हालत में हम पहुंच गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन लोगों को नहीं मिल पा रही ऑक्सीजन, कह रहे हैं ऑक्सीजन इसकी सबसे बड़ी दवा है, ऑक्सीजन नहीं मिलने के पीछे क्या करना चाहिए मरीज को अगर नहीं मिल पा रही है? कई जगह बाईपास करके ऑक्सीजन कहीं और पहुंचा दी जा रही है, जिनकी जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और इस बीच में जब तक कि ऑक्सीजन की दूसरी खेप पहुंचे तब तक कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या एज ए सोशल एक्टिविस्ट उनके कुछ अधिकार हैं, वो लोग कुछ कर सकते हैं अपने परिजनों को बचाने के लिए? क्या कर पाएंगे आप बताइए कि ऑक्सीजन का प्लांट कोई आम इंसान तो खड़ा नहीं कर सकता। आवाज में दिक्कत आ रही है? हमें आवाज आ रही है आपकी, आप बोलें। ऑक्सीजन का प्लांट कोई आम आदमी खड़ा नहीं कर सकता है। ये तो विफलता आप मानेंगे सरकार की है। अगर बाजार में चीज है ही नहीं तो मैं लाऊंगी कहां से? मैं अपने लोगों को बचाऊंगी कहां से? और जो अभी आपने आंकड़े देखे होंगे कि हमें जो जरूरत थी ऑक्सीजन की वो कुछ ज्यादा थी, और प्रधानमंत्री जी ने जो हमें प्रोवाइड करवाई है दिल्ली को स्पेशली, वो बहुत कम है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? उसके पीछे ये भी कारण है कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। सभी राज्यों में वो पहुंच गए और दिल्ली में सबसे आखिरी में पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल बंसल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर एम के व्यास एम्स आयुर्वेदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, इस वक्त अंबाला से अनिल जी का फोन आ रहा है हमारे पास। अनिल जी, सवाल पूछिए। सर गुड आफ्टरनून। पूछिए। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी नए लड़कों को जो फाइनल ईयर में है उनको ड्यूटी पे लगाने का सुझाव आ रहा है सरकार की तरफ से। क्या जो शहर में डॉक्टर हैं पुराने,
जो प्राइवेट डॉक्टर है सबको इकट्ठा नहीं किया जा सकता? नेशनल इमरजेंसी है। नंबर 2, आपके सेक्रेटरी जो 4-5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल, जब ट्रंप साहब आए कोई नोट पुटअप नहीं किया उन्होंने कि भाई कोरोना फैल रहा है, WHO की वार्निंग है, ट्रंप साहब ना आए। उसके बाद 1 साल हो गया, ना ऑक्सीजन का इंतजाम है। इनके लिए बाहर से हवाई जहाज आ गए 8400 करोड़ के, इनके लिए हेलीकॉप्टर। अनिल जी ठीक है, आप व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर हम भी सवाल उठा रहे हैं, आपके साथ है। सुनिए अनिल जी, आपका डॉक्टरों से कोई सवाल है क्या? पब्लिक मर रही है, डॉक्टर साहब सुझाव दे रही है। आपका डॉक्टरों से कोरोना से संबंधित कोई सवाल है क्या अनिल जी? ठीक है। डॉक्टर अनिल बंसल हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल अंबाला से जुड़े हुए थे और उनका सवाल अपने आप में उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को दिखा रहा था जहां पर वो पूरी की पूरी तरह से ठीकरा उस व्यवस्था पर फोड़ते नजर आ रहे थे जो व्यवस्था आज के हालात के लिए उत्तरदायी है। खैर डॉक्टर अनिल बंसल, आपसे वही सवाल से शुरुआत करूंगा। 3,68,000 मामले एक दिन में आते हैं, 3,500 की मौत हो जा रही है इस वक्त, अभी आंकड़ा बना हुआ है। बचने के तरीके क्या अब बदल रहे हैं? किस तरीके से इस हालत में लोग खुद को बचाएं कि वो लोग इस वेव से बचे रहें और अपने जरिए भी किसी और के लिए वाहक ना बने, किसी और में भी जाकर कोरोना ना फैलाएं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। हालत बहुत खराब है और इसके अंदर जो है हमको पूरे स्टेप उठाने पड़ेंगे। अभी वो कह रहा है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हुए हैं, लोगों में घबराहट फैली हुई है। जैसे खबरें आती हैं कि अब पड़ोस में भी देखा जाए लोगों की लगातार डेथ होती जा रही है, तो जो लोग रहने वाले हैं उनको एक बहुत बड़ा भय का वातावरण बन चुका है। तो हमें ये देखना है कि लोगों में भय ना रहे, बीमारी है उसका मजबूती से मुकाबला करें, सब लोग इकट्ठे रहें। जो कोविड के पालन करने के निर्देश हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पूरा पालन करें। किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करें, क्योंकि इसमें केस में इस लड़ाई में हम तभी जीत पाएंगे जबकि हम सब मिलकर लड़ाई करेंगे। इस बीच कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश से। कमलेश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ सर मैं अस्थमा पेशेंट हूँ सर। मुझे क्या क्या सुरक्षा लेनी चाहिए? मुझे घर से निकलने में बाहर डर लगता है, मैं इस टाइम क्या करूँ, कौन सी दवाई लूँ? आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 50 साल। 50 साल आपकी उम्र है, ठीक है। प्रोफेसर M.K. व्यास साहब, आपको आवाज आ रही है अगर मेरी? तो कमलेश जी मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं कि वो अस्थमा पेशेंट हैं और उनकी उम्र 50 साल के करीब की है, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी सबसे पहले तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलें, और घर से अगर बाहर निकलना भी है तो मास्क का उपयोग करें। और अभी जैसा कि सभी जगह कहा जा रहा है डबल मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि घर के अंदर है तब तक कोई बात नहीं, अगर बाहर अपन निकल रहे हैं तो डबल मास्क का प्रयोग करें। अगर आपको किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है तो आप N95 मास्क का उपयोग करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि अभी जो इसकी जो साइज है ये अगर 5 माइक्रोन से छोटी है तो वो हवा में भी रहता है, इसलिए हम ये नहीं सोचें कि इस जगह पे कोई नहीं इसलिए हम सेफ है तो वहां मास्क नहीं लगाएं। घर से बाहर निकलने के बाद में पूरे समय मास्क लगा के रखें। और उसके साथ में अगर आप थोड़ा सा स्टीम भाप लें, अपने घर पे रह करके गर्म पानी की थोड़ी सी भाप ले लें, उस गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा अगर चाहें तो हम पुदीना डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल की 1-8 बूंद डाल सकते हैं और उसको 2-3 बार लेते रहें तो आप लंग्स का जो स्पेस है वो क्लियर होता जाएगा, कंजेशन कम रहेगा, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। और कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर हम ऑयल जो है सरसों का तेल है उसको गर्म करके और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके और उसको भी थोड़ी सी मालिश करेंगे तो कफ जो है वो कम वो रहेगा, तो आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। अस्थमा पेशेंट जो हैं कमलेश जी, आपने सुना डॉक्टर M.K. व्यास को और वो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आप अपने को प्रोटेक्टिव रखें, लेकिन डॉक्टर M.K. व्यास इस चीज को थोड़ा और आगे ले जाने की जरूरत है। भाप लेना और गरारे करना ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है जब वायरस एयरबोर्न हो, और कितनी बार करना चाहिए भाप लेना या गरारे करना एक दिन में, और भाप लेने के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है जल्दबाजी में लोग खुद को जला ले रहे हैं।
देखिए कई लोग क्या है जैसे कुकर का यूज कर रहे हैं और उसके कारण कई बार क्या स्टीम के जो अगर थोड़ा सा बहुत भी उसमें से पानी आ जाता है तो वो उसके कारण बर्न हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप स्टीमर लीजिए और उस स्टीमर का यूज भाप लेने के लिए करिए और दिन में मैक्सिमम 2 से 3 बार, एक बार सुबह के टाइम ले लीजिए, एक बार शाम को अगर बाहर निकले तो घर पे आने के बाद ले लीजिए, एक बार दोपहर में ले लीजिए। इससे ज्यादा बार लेने की आवश्यकता नहीं है। और कवल अपने को गार्गल जो करना है तो सिंपल गर्म पानी से कर सकते हैं। आयुर्वेद में अगर त्रिफला चूर्ण उसके अंदर डाल दें और उस पानी के साथ कवल करते हैं, अगर गार्गल करते हैं, थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर अगर उसके साथ करते हैं तो ये जो इन्फेक्शन होने वाला है उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है अणु तेल का नस्य। अणु तेल मेडिकल स्टोर पे मिलता है या फिर घर पे तिल तेल हो तो वो दोनों ही नासा में अगर एक एक बूंद डाल दें तो जो काम प्रोटेक्टर के रूप में मास्क करता है उसी प्रकार से इन्फेक्शन को रोकने में ये नस्य भी काम करता है। तो हम अपनी तरफ से भी थोड़ी सावधानी अगर अधिक रखेंगे तो हम कोरोना को हराने में निश्चित रूप से इस जंग में अपना योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से योगदान दे सकते हैं। इस बीच राजकुमार हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार जी सवाल पूछिए। हेलो, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैंने 2 अप्रैल को फर्स्ट जो वैक्सीनेशन लगवाई थी सर जी, और अब मई चल रही है तो 5-6 दिन मेरे को बड़ी दिक्कत हुई उससे। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अब सेकंड डोज में लगवाऊं या नहीं। 2 अप्रैल को आपने वैक्सीन लगवाई थी और अभी स्थिति आपकी कैसी है? नहीं, मैं सही हूँ। लगवाई जब 4-5 दिन मेरे को परेशानी रही साहब, बुखार आया जी और शरीर टूटता रहा जी। अब मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल जी। तो अब वो सेकंड डोज में लगवाऊं सर नहीं? देखिए डॉक्टर राखी बिस्ट, ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को उलझा रहा है। हालांकि जवाब हमें पता है, लेकिन डॉक्टर राखी बिस्ट आप समझाएं इनको। मैं तो एक राजीव जी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं समझा देती हूँ कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। सभी वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन लगाने के बाद यदि बुखार आता है तो कोई बात नहीं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं और लगभग 1 महीने 35-40 दिन के अंतराल पे आप दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं। यदि आप उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो कम से कम 60 दिन तो आपको चाहिए दूसरी डोज के लिए। ठीक है। डॉक्टर अनिल बंसल, राजकुमार जी का ये कहना है कि 2 अप्रैल को इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, कुछ दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रही लेकिन अब सब ठीक है। अब तारीख के हिसाब से 4 हफ्ते हो गए हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए दूसरी डोज की नहीं, और मेरा जवाब तो यहाँ ये होगा कि अब जितनी जल्दी हो प्रयास करके 4 हफ्ते के बाद ये 8 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी वैक्सीन लगवा लें। आप भी इनको सलाह दे दें। 8 हफ्ते हो चुके हैं, 4 हफ्ते नहीं, क्योंकि मार्च में लगी थी, अब मई आ गया जी। तो ये राइट टाइम है, इनको दूसरी डोज लगवा लेनी चाहिए। अदरवाइज पहली डोज का असर कम होना शुरू हो जाएगा और वो टीकाकरण बेकार हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इंजेक्शन लगवा लें और इंजेक्शन के बाद थोड़ा बुखार होना एक नॉर्मल चीज है। जब हम कोई बाहर से एंटीबॉडी वायरस डाल रहे हैं तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है। अगर बुखार हो रहा है तो मतलब दवाई काम कर रही है और वो ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देगी। तो इसमें लापरवाही ना करें और जाके जरूर टीका लगवाएं। चलिए, आप सभी तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे हैं और लोगों की कॉल आती रहेगी। ओपीडी है जिसपे हम तमाम सवालों के साथ दर्शकों को कह रहे हैं दर्शक आएं और वरिष्ठ डॉक्टरों से अपने सवाल पूछें, और अगर अस्पतालों में किसी अव्यवस्था के चलते वो कोई राय चाहते हैं तो उस तौर पर भी एक विशेषज्ञ डॉक्टर राखी बिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तमाम खास मेहमान, खास वरिष्ठ डॉक्टर अनिल बंसल, प्रोफेसर M.K. व्यास साहब एम्स आयुर्वेदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलगू साहब पंजाब से हमें कॉल कर रहे हैं, पूछिए सवाल। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। पूछिए। नमस्कार सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जब से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है तब से सर ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, और तो हमारे घर में फैमिली परिवार है जो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना ठीक नहीं है, तो क्या वैक्सीन लगाना जरूरी है सर? देखिए, ऐसा है, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही वो उपाय है जिसके चलते आप इस महामारी के खिलाफ, इस पेंडेमिक में, इस बीमारी में खुद को मजबूत रख सकते हैं। डॉक्टर अनिल बंसल, इनका सवाल आपने सुना होगा। इनके घर में ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी ये बीमारी फैल रही है तो लगवाना ठीक नहीं है। इस तरह की तमाम आशंकाएं लोगों के बीच में तैर रही हैं, क्या जवाब देंगे आप इन्हें? ये बिल्कुल सही, इनकी जो कंप्लेन, इनको जो शक है वो बहुत लोगों में फैला हुआ है
और लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आते हुए डर रहे हैं। देखिए, ये बीमारी वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी कोई एंटीबायोटिक नहीं होते। उनको कम करने के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। अगर वैक्सीन लगाएंगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी और उसके बाद अगर बीमारी होती भी है तो उसका सीवियरिटी कम होती है और मरीज को खतरा कम होता है। अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है और केसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में घबराहट पड़ गई है और अस्पतालों में लोग भाग रहे हैं। ऑक्सीजन कम हो गई, दवाइयां कम हो गई, वैक्सीन जिसका कोई रोल नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से लोगों में घबराहट है, इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा सीरियस मरीजों का, तो इसलिए नुकसान हो रहा है। अगर आप घर में हैं और आपने वैक्सीन लगाई, हल्का अगर टेम्परेचर वगैरह हुआ भी तो घर में रह के सिंपल एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दवाइयां ले, आराम करें, हेल्दी खाना खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे और कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और हम भी अपनी इंडिया न्यूज की तरफ से तमाम दर्शकों को यही बात कहना चाहेंगे, वैक्सीनेशन से पीछे ना हटें। वैक्सीन अगर आपको मिल रही है और लग रही है तो तुरंत जाकर लगाएं, ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। तमाम ऐसे कयासों, तमाम ऐसी आशंकाओं को और खासतौर पर सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के चक्कर में आ रहे ऐसे तमाम सवालों के जरिए किसी तरह से भ्रमित ना हो। वैक्सीन मिल रही है, जरूर लगवाएं और उसको वैक्सीन को लगवाकर अपना सुरक्षा कवच बनाएं। केवल एक डोज नहीं, दूसरी डोज भी लगवाएं। इस बीच शुभम करनाल से हमारे साथ जुड़ गए, सुमन जी जुड़ गई है करनाल से। सुमन जी, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर, मुझे ना आरोटिक रिजिटेशन की प्रॉब्लम है, हार्ट की वाल्व में लीकेज है, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ? एक बार फिर से आप सवाल पूछिए। मेरे हार्ट के वाल्व में लीकेज है। माफी चाहूंगा सुमन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हम एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप एक बार फिर से कॉल करें हमें। आपकी आवाज, मेरे हार्ट के वॉल में लीकेज है। हार्ट के वॉल में लीकेज है। प्रोफेसर एम के व्यास, सुमन जी के हार्ट के वॉल में लीकेज है, क्या इन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, मेरा सभी दर्शकों को यही आग्रह है कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं। इस प्रकार से कहने से या किसी को ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ये तकलीफ है, पर अगर चाहे तो चाहे चिकित्सक से परामर्श ले, लेकिन मेरा ये कहना है तो बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना चाहिए। और अभी ये एविडेंस है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है उन लोगों में इन्फेक्शन का रेट बहुत कम है, इसलिए हम सबको बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लगवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोफेसर एम के व्यास, आपने जी, सुमन जी आपको जवाब मिल गया होगा एम्स आयुर्वेदा से प्रोफेसर एम के व्यास की तरफ से कि आपको वैक्सीन लगवानी जरूर चाहिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने बताया हार्ट के वॉल में आपको प्रॉब्लम है, वो सोच समझ के उन्होंने बताया है आपको, आप जरूर वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े, ऐसा प्रोफेसर एम के व्यास का कहना है। प्रोफेसर एम के व्यास, आपसे एक सवाल और यहाँ पर, किन लोगों को, चलिए नवनीत इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ बिहार से। नवनीत, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल था 28 अप्रैल को वैक्सीन लिया है, लेकिन हमको फीवर उवर नहीं हुआ है। डॉक्टर अनिल बंसल, इन्होंने 28 अप्रैल को वैक्सीन ली है और इनको डर इस बात का है कि इनको किसी तरह का कोई फीवर नहीं आया है। देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। अभी एक हफ्ता आपको इंजेक्शन लगाया हुआ है और अगर कोई सिम्टम्स नहीं आए तो भी आपको दवाई इफेक्ट करेगी, एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन जब सेकेंड डोज लग जाएगी उसके 15-20 दिन के बाद होगा। तो कोविड से बचने के जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर यूज करें। ये ना सोचे कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया है अब मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ और आप भीड़ भाड़ के इलाकों में जाना शुरू करें या सोशल गैदरिंग करें, तो वो ठीक नहीं है, उनसे बच के रहिए। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो घबराइए नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इस बीच हमारे बीच कोई और सवाल आए उससे पहले मैं डॉक्टर राखी बिष्ट आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर राखी बिष्ट, जो संख्या इस वक्त बढ़ रही है और जिस हिसाब से हमारे पास बेड और ऑक्सीजन की अभी कमी है, इस स्थिति में क्या प्रायोरिटीज तय करने की कोई बात की जा सकती है? क्या यह तय किया जा सकता है कि जो माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज हैं या जो गंभीर सिम्टम्स वाले मरीज हैं, क्या उन्हें देने की प्राथमिकता आप सरकार से ऐसी मांग कर रही है? सरकार के या प्रशासन के किसी विभाग से आपकी बात हुई है? क्या इस तरह की योजना इन तमाम मरीजों के लिए ठीक नहीं होगी क्या?
कह रहे हैं कि प्रायोरिटाइज किया जाना बहुत जरूरी है कि जो लोग गंभीर रूप से इस संक्रमण से ग्रसित हैं उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि घर में जरा भी ऑक्सीजन डाउन होता है 95 से थोड़ा सा ड्रॉप करता है और फटाफट से वो अस्पताल के लिए भागते हैं। यदि उदाहरण है कि यदि अस्पताल में 100 बेड हैं जहाँ पर उनकी केयर हो सकती है और वहाँ पे 200 मरीज आ जाते हैं, आप समझिए कि कैसा वातावरण बन जाएगा। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी हद तक वो घर पर इस बीमारी का उपचार कर सकते हैं, और जो कि मीडिया में आता ही रहता है, सबको पता ही है कि क्या बचाव है। और ये ऐसी बीमारी है कि इसका एक पैटर्न सेट कर दिया गया है कि ये अब इसके वेरिएंट्स है, क्योंकि बहुत सारे, उसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइफाइड हुआ है तो कोरोना नहीं है। लेकिन ये सब जांच में जब निमोनिया, टाइफाइड या इवन डायरिया भी आ रहा है तो भी ये समझा गया है कि ये कोविड की वजह से ही हो रहा है। तो जब वो मरीज अपना सीटी करवाते हैं तो पता लगता है कि चेस्ट में जो है वो लंग्स इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर आकिब बिष्ट इस वक्त हमारे साथ अजीत कानपुर से जुड़ गए हैं। अजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए अजीत भाई। टीवी बंद कर दे अपना, एक बार और आपसे कहूंगा, टीवी से ना सुने, अपना सवाल सीधे पूछें। हेलो, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप पहले देख लें, थोड़ा दूर हो जाएं। उसके पहले मैं डॉक्टर अनिल बंसल, हम तमाम बातें कर रहे हैं कि हमको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हम रख सकते हैं, किनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनमें उससे जुड़े लोगों को वैक्सीन के लिए आगे अभी नहीं बढ़ना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि महामारी फैली हुई है और लोगों में घबराहट फैली हुई है, और घबराहट भी सच्ची है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके रिश्तेदार लोग जा रहे हैं, खो रहे हैं, और इलाज के अंदर सिर्फ उन्हीं का नहीं जिनको कोरोना हो रहा है, जो दूसरी बीमारियों के मरीज थे, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट, ब्रोंकल अस्थमा के पेशेंट, इन लोगों को भी ट्रीटमेंट लेने में मुश्किल हो रही है। ये लोग अपने अस्पताल में जा नहीं सकते, ऑनलाइन कंसल्टेशन की जा रही है। तो ये कंडीशन तो बड़ी अजीब सी हो गई है। बट जिन लोगों की अगर बहुत ज़्यादा जैसे एस्थमेटिक पेशेंट हैं या बहुत सीरियस मरीज हैं, वो कुछ टाइम के लिए अपने इस वैक्सीनेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे अभी भी कहा गया था कि अगर किसी को कोरोना हो गया है फर्स्ट डोज के बाद या फर्स्ट डोज से पहले, तो जब तक वो कोरोना से बिल्कुल ठीक ना हो 2 महीने तक वेट करें, उसके बाद वैक्सीन लगाएं, क्योंकि कोरोना के वैक्सीन से हल्का रिएक्शन हर व्यक्ति को हो सकता है और वो कई बार लोगों के लिए जानलेवा बन सकता है। तो जिन लोगों की तबीयत खराब है या ऑलरेडी ऐसी बीमारियों से एक्यूट फेज में लगे हुए हैं या उनके ऊपर अटैक है, तो उन लोगों से इससे बचना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों, तमाम लोगों को इससे बचना चाहिए। नीरू कानपुर से हमारे साथ जुड़ गई। नीरू जी, सवाल पूछिए। हेलो, हेलो, आप सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। जी, मेरे फादर थे, उनने इंजेक्शन लगवाया था 11 मार्च को, पहला डोज था जी। पहला डोज उनने कानपुर में लगवाया था, दूसरा डोज लगवा सकते हैं? 11 मार्च को लगवाया था जी, 11 मार्च को लगवाया था, दूसरा डोज। प्रोफेसर एम के व्यास, जवाब दीजिए इनके सवाल का। देखिए, अभी बार बार कहा जा रहा है कि 4 वीक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में दूसरा डोज तुरंत लगवा लें, तो आपको भी दूसरा डोज लगा लेना चाहिए। अब आपने जो भी सोचा हो, पहले डोज में आपको कभी फेयर वगैरह आया हो, तो वो सब चीजें नेचुरल है। जब ये वैक्सीन काम करना शुरू होता है, एंटीबॉडी बनना शुरू होते हैं, तो कुछ में फीवर भी आ सकता है। तो इन सब चीजों को भले आप वो देखें, लेकिन वैक्सीनेशन तुरंत करवाएं, और चूंकि 1.5 मंथ हो चुका, आप तुरंत वैक्सीन लगवाएं। चलिए, नीरू जी को इस वक्त सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रोफेसर एम के व्यास, अभी डॉक्टर बंसल यहाँ पर एक बात पर जोर दे रहे थे कि जिन लोगों को कोरोना हो जाता है पहली वैक्सीन लगवाने के बाद, उन्हें कोरोना ठीक होने के बाद करीब 1-1.5 महीने का एक पीरियड टोटल होगा, उसके बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन इस स्थिति में पहली और दूसरी डोज के बीच में एक लंबा गैप हो जाएगा। क्या ये लंबा गैप उस वैक्सीन की एफिकेसी को या उस वैक्सीन के असर को कम नहीं करेगा? देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल बता रखा है कि हमने फर्स्ट वैक्सीन लिया, उसके 28 डेज 4 वीक के बाद में दूसरा लेते हैं,
इस बीच में अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए वहां पर ड्यूरेशन बढ़ा के बता रखा है। तो एक प्रोटोकॉल का भाग है, इसलिए इसको फॉलो करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अनिल बंसल जी ने बताया, हम उस प्रोटोकॉल को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, हम सब लोगों को ऐसा करना चाहिए, तमाम चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि सुभाष जी इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक डोज ले ली है अपनी, लेकिन अभी अब मैं टीवी पे देख रहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी बुखार आना जरूरी है। मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? डॉक्टर अनिल बंसल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हो, वैक्सीन काम कर रही है। अगर किसी को सिम्टम्स बुखार वगैरह आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर किसी को सिम्टम नहीं आ रहे तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको दूसरी डोज भी लगनी है, पूरी इम्यूनिटी जो है आपको दूसरी डोज के बाद आएगी, तो इसलिए चिंता ना करें। अगर सिम्टम नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वैक्सीन काम कर रही है। सुभाष जी, कतई घबराने की आपको बात नहीं है, वैक्सीन काम कर रही है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें बुखार आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कतई मत घबराएं। डॉक्टर अनिल बंसल का कहना है कि वैक्सीन काम कर रही है, आपके शरीर को वो कवच दे रही है जो जरूरी है। तो यहां पर खास बात यह है कि दूसरी डोज जब वक्त आए तो वो भी जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि 2 डोज के बाद ही आप पूरी तरीके से इस बीमारी के खिलाफ तैयार हो पाएंगे। प्रोफेसर एम के व्यास, हमारे पास कुछ एक लोगों के सवाल इस तरीके से भी आ रहे हैं कि हमारे घर में तो हम आ रहे हैं और गर्म पानी से नहा ले रहे हैं, खुद मास्क पहन रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर सब्जी खाने की चीजें ला रहे हैं तो उस खाने की चीजों को सैनिटाइज करने का तरीका क्या हो सकता है? जहां से हम ला रहे हैं हो सकता है वहां पर उसके ऊपर कुछ वायरस के अंश आ गए हो, तो कैसे बचा जाए जो खाने पीने की चीजें घर में ला रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इससे भी बचने की बहुत आवश्यकता है, और इसमें कुछ सामान्य चीजें, अगर हम बाहर से कुछ भी लाए तो उसको 24 आवर्स के लिए हम बाहर रख दें, हमारे घर में गैलरी में रख दिया, उसके बाद में उसका उपयोग करें, या फिर तुरंत उपयोग करना है तो उसको अच्छे से गर्म पानी से उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, उसको अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद में उसको उपयोग में लें। और कई प्रकार के अभी जो हैं इस टाइप के सैनिटाइजर आ रहे हैं जिनको वेजिटेबल वगैरह को हम बड़े अच्छे से उससे वॉश कर सकते हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से हम ध्यान अगर रखें तो वो इस प्रकार से इससे होने वाली किसी प्रकार की व्याधि से हम बच सकते हैं। जी हाँ, अगर पानी में नमक डालकर अगर रख दें तो उससे भी आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं जो जरूरी है। इसके लिए वेजिटेबल सैनिटाइजर तक जाने की जरूरत नहीं। वैसे गोकुल उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए, सवाल पूछिए गोकुल साहब। सर, मैं हार्ट पेशेंट और मेरे को ब्लड प्रेशर शुगर भी है, क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ? प्रोफेसर एम के व्यास हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। हाँ, ब्लड प्रेशर और शुगर भी इनको है। प्रोफेसर एम के व्यास वैक्सीन के लिए पूछ रहे हैं, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां। ऐसा है कि प्रारंभ से ही मेरे इसमें एक स्टेंट भी लगा हुआ है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरे 68 उम्र है। प्रोफेसर एम के व्यास, स्टंट भी लगा हुआ है इनको, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, हार्ट पेशेंट तो कह रहे हैं अपने को, तो क्या करना चाहिए वो सही से? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उम्र 68 है और आपने बताया ये कोमॉर्बिडिटी है। ये स्टार्टिंग शुरू किया गया तो जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको हृदय की विकृति है, इन सब लोगों को प्रायोरिटी के साथ में वैक्सीन लेने के लिए कहा गया है, ताकि इनको कोविड पॉजिटिव भी हो जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल वैक्सीन लीजिए और वैक्सीन लेने से आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगा। गोकुल जी बताना चाहता हूँ। जी 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 डॉक्टर जी, मैं 66 ईयर ओल्ड हूँ, मुझे डायबिटीज भी है, पार्किंसन भी है, हाइपरटेंशन भी है और कई बीमारियां हैं। मेरे को कोरोना हुआ था नवंबर के अंदर, मैंने उसके घर में इलाज किया, ठीक रहा, और मार्च में और अप्रैल में मैंने वैक्सीन लगवा ली, दोनों डोज, और मैं ठीक हूँ। तो घबराइए मत, वैक्सीन का प्रोटेक्शन बल्कि मुझे मिला। गोकुल जी तुरंत जाएं, आपने इतनी देर कर दी, उसका मुझे नहीं पता वजह क्या हो सकती है, लेकिन आप तुरंत जाएं, आपको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन जरूर दी जाएगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है और आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। डॉक्टर अनिल बंसल ने अपना उदाहरण तक यहां पर दे दिया है। इस बीच कृष्णा सचदेवा जी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई है। कृष्णा जी सवाल पूछिए। साहब, मुझे पूछना था, मेरा पहला जो डोज था वो
कोविशील्ड का, उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा गैप आ गया है, 8 वीक्स हो गया है, तो इज दैट ओके? मतलब उसमें बिकॉज बीच में मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे हम हॉस्पिटल जाने का, बिकॉज इन्फेक्शन लोग लेकर वापस आ रहे थे, तो इज इट ओके अगर अभी 8 हफ्ते बाद भी हम ले सकते हैं क्या? उसमें कोई इशू तो नहीं है? डॉक्टर अनिल बंसल। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार हम लोग भी कहते हैं अगर किसी मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन है कि वो डिले कर दे, लेकिन 8 हफ्ते कोई ज्यादा लेट नहीं है, आपको लगवाना चाहिए जिससे कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल ले सकते हैं कृष्णा सचदेवा जी, आप बिल्कुल ले सकते हैं, अपनी दूसरी डोज लीजिए। थोड़ा वक्त हो भी गया है तो उसको भी जितना जल्दी से जल्दी जाकर आप दूसरी डोज ले सकते हैं जरूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा इससे एक फायदा ये निकल कर आने वाला है कि आप संक्रमण को वाहक नहीं बनेंगे और आगे नहीं फैलाएंगे। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए, सवाल पूछिए अंबाला से। विजय जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर, ये जो कोरोना का टीका लग रहा है, डायबिटीज भी है और पेट में पानी है और लीवर का इन्फेक्शन है, इसमें टीका लगा सकते हैं? प्रोफेसर एम के व्यास, इनको लीवर की भी प्रॉब्लम है, डायबिटिक भी है, वैक्सीन लगवाने को लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं। देखिए अभी भी मेरा ये कहना है कि सभी लोग अपने दिमाग में से थोड़ा सा भ्रम निकाल दें और आगे बढ़ करके वैक्सीनेशन केस में भाग लें, और जितना जल्दी हम वैक्सीनेशन ले लेंगे उतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है डायबिटीज है, लीवर की इनको डिसऑर्डर्स है, इनको वैक्सीनेशन बिल्कुल लेना चाहिए, और इनके संपर्क में भी जो लोग हों उन सबको ये प्रेरित करें कि सब लोग वैक्सीन लें, तो इससे हम कोरोना महामारी को पीछे छोड़ सकते हैं। प्रोफेसर एम के व्यास, किनको नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन? क्या जैसे जो डॉक्टर्स की तरफ से बातें आ रही हैं, जो एलर्जिक हैं वो बचें, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है 1 से 3 महीने के बीच में वो बचें? क्या इस तरह से कोई एक डिफरेंशिएट किया जा सकता है? लोग अपने आप समझ जाएंगे कि अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आते तो उनको लेनी ही चाहिए। कि वैक्सीनेशन जो प्रोटोकॉल बनाया है उसमें वैक्सीनेशन सेंटर पे जब हम जाते हैं तो हमारे डिटेल लेते हैं, वहां पर अपना नाम लिखते हैं, उसके साथ में अपने को पूछते हैं कि आपको क्या क्या तकलीफ है। तो जिन कंडीशन में वैक्सीनेशन नहीं लेना है, हर एक व्यक्ति वहां पर जाए, वो स्वयं कह देंगे कि आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति को सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति बढ़ चढ़ के वहां पहुंचे और वहां पर वो बता देंगे जिनको नहीं लेना उनको कि भाई आप मत लीजिए, बाकी सबको वैक्सीनेशन लीजिए। ठीक है, राजेश जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल पूछिए राजेश जी। मेरा सवाल यह है सर कि जैसे मैंने वैक्सीन, जैसे आज मेरा दूसरा डोज सा लगाया हूं मैंने, और क्या मैं इसके बाद में क्या पैरासीटामोल लूं? क्या बुखार आने पर पैरासीटामोल लूं? दूसरा डोज आज आपने लगाया, चलिए इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि आपने दोनों डोज पूरी कर ली हैं, लेकिन क्या आपको पैरासीटामोल लेनी चाहिए? जैसी बातें अक्सर तैर रही। डॉक्टर अनिल बंसल, दूसरा डोज अभी लिया है, बुखार के सिम्टम्स के बारे में, क्या कोई बुखार का सिम्टम है आपको अभी? नहीं, अभी बुखार का सिम्टम नहीं है। डॉक्टर अनिल बंसल, कोई बुखार का सिम्टम फिलहाल नहीं है, ये कह रहे हैं कि आप पैरासीटामोल ले सकते हैं? देखिए, अगर कोई सिम्टम जैसे हल्का दर्द हो, बदन में दर्द हो या बुखार, पैरासीटामोल से बुखार कम नहीं करता, एनाल्जेसिक भी है, तो आदमी को अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तभी दवाई दें, अदरवाइज दवाइयों से बचें। और सेकंड डोज लग गई है, कुछ दिनों के अंदर पूरी इम्यूनिटी आ जाएगी, तो आप आगे भी कोरोना से बचे रहेंगे। अपने आसपास जो लोग हैं, वही हमने जो कहा कि कोविड बिहेवियर जो है आज की तारीख में प्रोटोकॉल जो बना है उसको जरूर फॉलो करें। ये ना सोचे कि दूसरी वैक्सीन लग गई है और अब मेरे को बहुत ताकत आ गई है, मुझे नहीं होगी। अभी मनमोहन सिंह जी को आपने देखा था, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दोनों डोज भी लग गई थी, उसके बावजूद कोरोना हुआ और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा, वो ठीक हो गए। तो वैक्सीन कोई 100% नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को बचा रही है। जिनको अगर कोरोना हो भी रहा है तो वो लेस सीवियरिटी का हो रहा है, इससे उससे बच के वो आगे जा पा रहे हैं। जवाब मिल गया होगा आपको। प्रोफेसर एम के व्यास, अक्सर लोग ये भी पूछ रहे हैं बीच में कि हाँ, जब वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और करीब 8 हफ्ते में दूसरी डोज पर हमको आना है, तो ये दूसरी डोज क्या है? क्या ये दूसरी डोज कोई अलग डोज होती है, इसी डोज का कोई अपग्रेडेड वर्जन होता है, या फिर ये डोज वही डोज होती है और क्वांटिटी उतनी हमको कंप्लीट करनी होती है एज ए वैक्सीन अपनी बॉडी में? देखिए, ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले कोविशील्ड लगवाया उनको वापस दूसरे डोज में भी कोविशील्ड ही लगाना है। जिनने अगर कोवैक्सीन लगवाया है तो उनको वापस कोवैक्सीन ही लगवाना है।
और इस प्रकार से क्या है कि पहला डोज देने पर हमारे इसमें एंटीबॉडी बनती है, दूसरा डोज जब हो जाता है तब हमारे उसमें एंटीबॉडी पूरी अच्छे से बन जाती है और उसके भी करीब 3 वीक होने के बाद में हमको चांस सबसे कम रहते हैं फिर इन्फेक्शन होने के, इसलिए एंटीबॉडी बनने में कुछ समय लगता है, तो इसलिए डोज आवश्यक है। चलिए रमेश जी जम्मू से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सवाल पूछिए रमेश जी। एक्चुअली मेरे मदर को स्किन एलर्जी प्रॉब्लम है, तो उनको कोविड की रिपोर्ट लेनी चाहिए, वो वैक्सीनेशन की नहीं? एक बार फिर से सवाल पूछिए। मेरे मदर को स्किन एलर्जी प्रॉब्लम है, तो जी। वो वैक्सीनेशन लेनी चाहिए उनको कि नहीं? ठीक है डॉक्टर अनिल बंसल, इनकी मदर को स्किन एलर्जी है, स्किन की प्रॉब्लम है, क्या उन्हें को वैक्सीन लेनी चाहिए? एलर्जी मतलब किस टाइप की है, काफी टाइम से चल रही है या अभी? वैक्सीन लेने में कोई नुकसान नहीं है। ये है कि कभी कभी वैक्सीन से हल्का सा रिएक्शन होता है एलर्जिक, और अगर उनको ऑलरेडी एलर्जी है तो कहीं एलर्जी ज्यादा ना फैल जाए। अपने जिनसे इलाज करवा रहे हैं एलर्जी का, उन अपने कंसल्टेंट से बात कर लें, और अगर वो अलाउड करते हैं तो फौरन जाके वैक्सीनेशन करानी चाहिए। आप जहां भी जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं अपनी मां का, वहां पर कंसल्ट कीजिए, उस डॉक्टर को इस बारे में जानकारी दीजिए और उसके बाद आपके लिए बेहतर रहेगा फिर वैक्सीन प्रोसेस के लिए आगे बढ़े, क्योंकि अगर डॉक्टर ये कहता है कि कोई समस्या है तो रुकना बेहतर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वैक्सीन जितनी जल्दी आप लगवा सकते हैं उतनी जल्दी लगवा लें। प्रोफेसर एम के व्यास, घर में हमको क्या क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, घर में ऐसा क्या करें जिससे कि हम खुद के लंग्स को, खुद की स्थिति को मजबूत रखें और क्रिटिकल कंडीशन में ना जा पाए? क्योंकि राखी बिजली से लगातार बात हो रही थी, व्यवस्थाएं लचर स्थिति में पहुंच गई हैं, हम उस हालत में जाए ही क्यों, उससे पहले अपने को ठीक रखें। देखिए कई बार क्या होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जो है वो बराबर रहता है 97, 98, 99 तक, उसके बावजूद भी लंग यहाँ पर जो चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है, कई बार कंजेशन रहता है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कारण नहीं है, यहाँ पर मेन कई बार हम क्या है कि हैवी डाइट ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हल्की डाइट लें, ऐसी हो जो सुपाच्य हो, और उसके साथ में जैसे मूंग की दाल है, लौकी है, इन चीजों का सेवन करें। और थोड़ा नींद जो है बराबर 8 घंटे, 7 से 8 घंटे तक बराबर नींद ले तो भी हमें स्ट्रेंथ या इम्यूनिटी बराबर रहेगी। तो 20 से 30 मिनट तक अगर घर पे रोज थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें तो हमारी वो कंडीशन तो इन तमाम चीजों का अगर ध्यान रखते रहेंगे तो क्रिटिकल कंडीशन, गंभीर हालात की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है इस वक्त, जल्द हाजिर होते हैं।